बेटा तो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट के, जिसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस है। एक तो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हैं, एक रिडॉक्स के हैं, और थोड़े से आयुपैक के हैं। ठीक है, नॉर्मल ऑर्गेनिक के जो बेसिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। उसने बोल रखा है किसी एलिमेंट के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 15। तो अगर बेटा 15 इलेक्ट्रॉन्स है और 20 न्यूट्रॉन्स है, मास नंबर पूछे। एलिमेंट में 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल होगा। और 20 न्यूट्रॉन्स है। तो बेटा हमें पता है मास नंबर क्या होता है उन दोनों का एडिशन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा मेरा? 35। तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा? उसके बाद बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन। देखो इन्होंने चार ऑप्शंस दे रखे हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, दूसरा स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सोलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो बेटा ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अब उसने बोला कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये भी नहीं हो सकता। अब है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर आना चाहिए था हाइड्रोजन एटम एंड, ठीक है, हाइड्रोजेनिक स्पीशीज, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो उसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 8 सही बैठ रहा है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन के हिसाब से भी कई बार अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है आंसर के लिए, कि जो गलत क्वेश्चन है वो तो मार्क गलत कर दो, और जो बचता है, ठीक है, तो वो मेरा सही बन जाता है। तो उन्होंने बोल रखा है हाइड्रोजन एटम के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो ए ऑप्शन ही सबसे सही है। ठीक है, वैसे यहाँ पर उसको यहाँ पर ओनली नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, अगर मुझे वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन की बतानी है तो बेटा सिंपल है, हमें पता है जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो मेरे जो वेवलेंथ आएगी स्पेक्ट्रम लाइन की, वो एनर्जी गैप के बराबर होती है। ठीक है, मतलब कि अगर ये मेरा एनर्जी गैप है, ये E2 है और ये E1 है, तो इस गैप के बराबर जो होगी जो मेरा फोटोन निकलेगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो मेरा लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा? 48 का सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। x2 माइनस है, उसके पास 56 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे बताओ तो x के पास कितने? ठीक है, x2 माइनस के पास 56 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसके बाद होंगे 56 माइनस 2, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 54। तो 49 का ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा मेरा? डी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज से प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डाले या इलेक्ट्रॉन निकाले। उसके बाद है 50, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजेनिक आयन। हाइड्रोजेनिक आयन का मतलब होता है बेटा जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे आयन जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजेनिक आयन डिपेंड्स ऑन, बेटा तुम्हें मैंने बता रखा है हाइड्रोजेनिक आयंस की अगर मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोजेनिक आयंस के अंदर जो मेरी एनर्जी होती है वो सिर्फ एन पर डिपेंड करती है। ठीक है, जहां पर मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनवाया था तो वहां पर तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एन पर डिपेंड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक है, किसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था क्वांटम थ्योरी से? बेटा वो बोहर था। ठीक है, एक्सप्लेन यूज तो बोहर ने की थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसने एक्सप्लेन स्ट्रक्चर की बात की है, तो कईयों के माइंड में प्लैंक आ रहा होगा, बेटा वो थ्योरी थी बस। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 52। 52 की अगर मैं बात करता हूँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो एनर्जी मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया? मेरा N2 क्या होना चाहिए बेटा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन। तो लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा? आर 1/n1 का स्क्वायर, बाल्मर सीरीज में 2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/लैम्डा बेटा क्या हो जाएगा? 109677 इंटू 1/4। ठीक है, तो लैम्डा क्या बन जाएगा? 4/109677 पर सेंटीमीटर आएगा, बताओ। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू सोल्व करने पे आ जाएगी 3.647 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी क्या करूंगा? लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, अगर अब मुझे इसको क्या करना है? एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर मुझे इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें अच्छे से पता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? 3.647 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, सेंटीमीटर को अगर मुझे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो भाई मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? इंटू बोल सकता हूँ 10⁻⁸। ठीक है, तो ये मेरा एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम में करना है तो +8। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁸ एंगस्ट्रॉम होते हैं,
तो बेटा ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 3.647 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रोम, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3647 एंगस्ट्रोम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटा डी हो जाएगा। उसके बाद बोल रखा है 53 में गोल्फ बॉल है जिसका वेट ये है, स्पीड दे रखी है, तो भाई इसके अंदर में लैम्डा क्या हो जाएगा h/mv। ठीक है, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻³ बेटा मास केजी में पुट करना था 0.2, वेलोसिटी 5 मीटर पर आवर है। ठीक है, इसको पर सेकंड कन्वर्ट करना है। ठीक है, कई बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, तो एक हिंट देता हूँ, थोड़ा मतलब लॉजिकली सोच के देखा करो क्वेश्चन करते टाइम। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक आवर में 5 मीटर भाग रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक सेकंड में कम ही भागूंगा 5 मीटर से, तो एक आवर लग रहा है 5 मीटर के लिए, तो एक सेकंड में कम ही होगा, तो डिवाइड बाय बेटा यहाँ पर होगा 360। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड होगा, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ बेटा मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा मेरा 23760। ठीक है, इंटू 10⁻³ जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.3 इंटू 10⁻30। ठीक है, तो ऑर्डर ही पूछा है बस, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पर गलती क्या होती है तुम्हारी यूनिट कन्वर्जन में, तो इसलिए कहता हूँ यूनिट कन्वर्जन की प्रैक्टिस करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, ये तो लगभग सबका ही डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, याद करो मैंने क्लास में तुम्हें क्या करवाया था कि मेरी 6 लाइंस बेटा कब आ रही थी, जब मैं n=1 पर था और n=4 से आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लाइंस आई थी, याद करो मैंने क्लास में भी करवा रखा है। ठीक है, तो 6 लाइंस कब आ रही है, मतलब अगर मैं 1 से 4 से 1 पर आ रहा हूँ, तो मैं 4 को अगर n मान लूँ, ठीक है 1 को सॉरी n मान लूँ, तो 4 बेटा मेरा n+3 हो जाएगा। मतलब मैं जनरल बता दिया, मतलब अगर मैं यहाँ पर 5 पर होऊंगा तो मेरे 8 से आने पर, ठीक है 5 + 3 बेटा कितना होता है 8। ठीक है, तो मैं 8 से जब आऊंगा ना 5 पे तो भी 6 लाइंस आएगी। तो अगर मैं जनरल बोलूं, जनरल, ठीक है अगर मैं जनरल बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूँ n+3 और n के बीच में अगर मेरी ट्रांजिशन होंगी, ठीक है, तो वहां पर बेटा मेरा क्या होगा 6 लाइंस मिलते हैं। यहाँ पर कितने लाइन मिलेगी 6 लाइंस। ठीक है, नोट्स देख लेना, तो हमने इसको एक जनरल बना दिया। ठीक है, अब देखो बस क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो मुझे बताओ, उसने बोल रखा है मैं एक्स एनर्जी पर हूं अगर, ठीक है, तो अगर मेरी एक्स एनर्जी मान लो ई एन है, तो उसकी एनर्जी बेटा -13.6/n²। बेटा उसकी वैल्यू इन्होंने एक्स गिवन है। अब ई n+3 वो कितना -13.6 n+3 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू बेटा हमें वाई गिवन है। ठीक है, अब देखो सिंपल है, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x/y = n+3/n²। ठीक है, और ये भी स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लो, √x/y = n+3/n। तो ये क्या बन जाएगा √x/y = 1+ दिस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा ये। बस यहाँ पर एक चीज को क्लिक करना था माइंड में। ठीक है, इसको तुम जनरल से भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है कि भाई हम यहाँ पर n2 - n1 से कर लें। ठीक है, n2 वहां से भी कर सकते हैं n2 - n1+1, लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने माइंड में कैलकुलेट कर लो, कर लिया करो कि 4 लाइंस हमारी कब आएगी, जब मेरा गैप होगा 3 का। ठीक है, मतलब जब 4 से 1 पर आ रहा हूँ 3 का गैप है, या मान लो 8 से आना तो मैं 5 पर आऊंगा तो भी मेरी कितनी आएगी 6 लाइंस आएगी, कुछ भी ले लो। ठीक है, मान लो 5 से 2 पर आ रहा हूँ, ठीक है, तो भी मेरा बेटा कितनी आ जाएगी लाइंस, मेरी 6 लाइंस आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एंगुलर मोमेंटम 55 क्वेश्चन को देखो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एल, वो किसके इक्वल होता है NH/2π के। ठीक है बेटा, अब देखो मैं Rn को लिख सकता हूँ 0.529 n², हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, तो बेटा n क्या हो जाएगा Rn/0.529 का रूट। ठीक है, अब यहां पर देखो n की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, 12 कितना बन जाएगा Rn की पावर 1/2 डिवाइड बाय 0.529 की पावर 1/2 इंटू h/2π। बेटे तो सारा पूरा कांस्टेंट हो गया ये वाली वैल्यू, तो मेरा जो L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा R की पावर हाफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 56 पर आता हूँ मैं। 56 क्वेश्चन देखो सारे। 56 क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू ऑफ L फॉर n = 2। ठीक है, अगर मुझे वैल्यू ऑफ L बतानी है फॉर n = 2, तो बेटा देखो अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए और वो 0 से n-1 तक हो सकती है। ठीक है, तो L की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 और 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा ए। क्लियर है बेटा इतनी बात।
उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करता हूँ, शेप पूछी हुई है बेटा, ये तो सिंपल सा डायरेक्ट है, डंबल शेप होती है पी की, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 58 पर। बेटा देखो, अगर मुझे फोटोन एमिट करना है तो ऑब्वियसली बात है मुझे नीचे आना पड़ेगा। जब मैं नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन तो ही इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, फोटोन एमिट होता है। तो बेटा देखो कौन सी ग्राउंड स्टेट है, मतलब उससे नीचे कुछ है ही नहीं कि उससे नीचे ही ना आ सकता। ऑप्शन नंबर सी, 1s के नीचे कहाँ है, कुछ है ही नहीं, कोई एनर्जी लेवल ही नहीं है, ठीक है, जमीन में तो धंस नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1s से नीचे होता है नहीं तो भाई वो फोटोन भी एमिट नहीं करने वाला। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 59, उसने बोल रखा है विच कैन लोकेट द पोजिशन इन एन एटम मोस्ट प्रिसाइसली। बेटा देखो मैं तुम्हें बता रखा है, तो अगर मुझे किसी भी चीज को लोकेट करना है तो उसका जो लैम्डा है ना वो हमारे जो फोटोन है उसके बराबर होना चाहिए, उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लैम्डा मिनिमम किसका होता है, लैम्डा मिनिमम, ठीक है, बहुत कम लैम्डा होना चाहिए ताकि प्रिसाइसली हो सके। मैंने क्लास में बताया था कि लैम्डा बहुत छोटा यूज करते हैं, तो सबसे छोटा लैम्डा किसका बेटा, गामा रेस का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, बेटा देखो लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन एम वी, ठीक है। अगर वो गामा रे है तो ईएमआर रे है, तो ईएमआर रेडिएशंस के लिए वी के इसके इक्वल होता है, सी के इक्वल। तो मास पूछा, तो मास बेटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा सी, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, लैम्डा की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻13, ठीक है, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरा 4.9 इंटू 10⁻30 के जी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बेटा मेरा क्या हो जाएगा, क्लियर है भाई सबको, सिंपल क्वेश्चन है सब, अभी तक सिंपल है, एक दो क्वेश्चन है वो अच्छे वाले थे, बाकी तो तुमने कर ही लिए होंगे, जो तुमने गलती की है वो सुधार लेना, ठीक है। उसके बाद है फॉर आयनाइजिंग एक्साइटेड। देखो भाई मुझे पता है अगर एक हाइड्रोजन एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है -13.6, इसका मतलब अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे +13.6 देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ऊपर आती है बेटा मेरी -3.4, अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे 3.4 देनी पड़ेगी, जस्ट उसका अपोजिट, मतलब जो नेगेटिव का नेगेटिव कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, मतलब +3.4 देनी पड़ेगी। उससे ऊपर जाऊंगा तो और कम हो जाएगी वैल्यू। तो तुम यहां से देख रहे हो अगर एक्साइटेड है, एक्साइटेड मतलब ग्राउंड स्टेट में तो नहीं होगा, एक्साइटेड का मतलब क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में तो नहीं होने वाला, मतलब मिनिमम कम से कम n=2 में होगा। तो 2 हो 3 हो, उसके बाद मेरी वैल्यू 3.4 से तो कम ही है या 3.4 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये, मतलब 3.4 या उससे कम। उसके बाद बोल रखा है 52, अगर मैं 5 से आ रहा हूं, ठीक है, मैं कहां पर आऊं, ठीक है, n2 की वैल्यू 5 है, मैं कहां पर जाऊं कि मेरा क्या हो, हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब रैंडम मैक्सिमम निकालना है। तो बेटा मेरा जो डेल्टा है वो मिनिमम होना चाहिए, वो कब होगा, जब मैं n1 की वैल्यू 4 मतलब जस्ट उसके नेक्स्ट वाले में आ जाऊंगा, तो ऑप्शन नंबर बेटा डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखो, उसने बोल रखा है आयनाइजेशन एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब देखो 63 में देखो उसने बोल रखा है आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द ग्राउंड स्टेट इज 13.6, व्हाट विल बी द आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। बेटा देखो मैं तुम्हें बता रखा है आयनाइजेशन पोटेंशियल जस्ट नेगेटिव होती है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने दिया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, हमें पता ही है। तो उसने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2, तो उसकी क्या हो जाएगी 13.6 बाई 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। रीजन क्या है, यहाँ माइनस होता है, ये माइनस तो ये सेकंड एनर्जी स्टेट की एनर्जी आ गई, आयनाइजेशन इसका जस्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हो, मैंने बता रखा है, शॉर्टकट भी सिखा रखे हैं, ठीक है, वो तुम कर ही लोगे। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 64 देखो, उसने बोल रखा है इतनी लाइट की फ्रीक्वेंसी उसकी जिससे काइनेटिक एनर्जी निकली 3.4। तो बेटा देखो एच म्यू जो मैंने यूज किया वो एक तो एच म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी में यूज होगा। अब जो मुझे एच म्यू की वैल्यू गिवन है एच म्यू है, और एच म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या बोला है 3/4 ऑफ एच म्यू, तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो एच म्यू से एच कैंसिल, ठीक है, तो म्यू -3/4 म्यू विल बी इक्वल टू म्यू नोट, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1/4 म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट, तो म्यू की वैल्यू पुट कर दो 1/4 इंटू 3.2 इंटू 10⁻16, तो बेटा वो कितने आ जाएगी 0.8 इंटू 10⁻16, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 10⁻15, तो ऑप्शन नंबर बेटा डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 65 में उसने बोल रखा है कि मेरा एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, उसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, सिंपल है ये तो, बहुत बार करा दिया क्वेश्चन। तो मुझे क्या करना होता है एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा 2,
ठीक है, इससे सब कैंसिल आउट हो जाएगा, एनर्जी को बस बराबर करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात पता है ना, अगर एक बॉडी ने एक फोटोन एमिट वो किया एब्जॉर्ब, उसने 2 की फॉर्म में निकाल दिया, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना। तो 1 बाय लैम्डा 1 बाय 300 इज इक्वल टू 1 बाय 760 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। बेटा उसने यहाँ पर वेव नंबर पूछा है, तो बेटा 1 बाय लैम्डा 2 को मैं सीधा वेव नंबर लिख दूंगा। ठीक है, 1 बाय 760। ठीक है, उसको चलो अभी ना लिखो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व करूँ अगर मैं, ठीक है, तो मेरा बन जाएगा 2.01 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली अगर वेव नंबर लिख भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी यूनिट बेटा क्या हो जाएगी, नैनोमीटर का इनवर्स। ठीक है, क्योंकि नैनोमीटर था तो मैंने इसको इनवर्स किया तो यूनिट भी इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा देखो, अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो बेटा देखो, इसको अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे बताओ, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁹ से। ठीक है, रीजन समझ रहे हो, देखो एक मीटर के अंदर 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, तो मैंने उसी को यूज किया, तो यहाँ पर बेटा मेरा क्या आ जाएगा, पर मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, 2.01 इंटू 10⁶। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है कोई, ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन में ध्यान दिया करो। देखो सोच के भी देखो, अगर 1 नैनोमीटर में इतनी वैल्यू आ रही है तो 1 मीटर में ज्यादा ही आएगी ना। तो ज्यादा आने के लिए यहाँ पर 10⁹ से मल्टीप्लाई करूंगा ना, या 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करूं। कॉमन सेंस लगाओ कि अगर इतनी सी वैल्यू में इतनी वैल्यू है, अगर मैं उसको बढ़ा दूं तो भाई ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए ना, तो कब आएगी वो, 10⁹ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, ये भी काफी बच्चों का डाउट था। क्वेश्चन नंबर 66, देखो भाई 66 में क्या है बेटा, उसने बोल रखा है मेरे से, अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन इज दिस मिनिमम परसेंटेज एरर। बेटा परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, कितना चेंज है वेलोसिटी का बाय जो होनी चाहिए थी इंटू 100, ये होता है मेरा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में, मतलब कितना एरर आया डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। तो बेटा आप देखो क्वेश्चन में पुट कर दो बस। ठीक है, हमें पता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h/4π। ठीक है, मैं यहाँ पर मतलब वैल्यू पुट करनी है तो भाई इक्वल टू ले लेता हूँ। तो भाई मुझे उसने क्या दे रखा है, जो अनसर्टेनिटी इन लोकेशन है वो लैम्डा के बराबर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लैम्डा पुट कर दी, पी को मैं एम डेल्टा भी लिख सकता हूँ, h/4π। लैम्डा को बेटा मैं h/4π h/m में लिख दूं। ठीक है, डी ब्रोगली से जो हम सीखते हैं, h/4π। तो बेटा देखो h से h कैंसिल, m से m कैंसिल, तो डेल्टा v बाई वी की वैल्यू क्या होगी, 1/4π, जो हो जाएगा 0.08 के बराबर। लेकिन परसेंटेज बोला है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 8% आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 67, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो। देखो बेटा इसमें बच्चे बताएं कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इसको बहुत डिटेल में बता देता हूँ एक बार। देखो सिंपल है, पहले तो ई लिखो इधर इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। कभी भी अगर सबके बारे में मतलब कंपैरिजन पूछा ना तो रिलेटिव रेशियो ले लिया करो। तो रिलेटिव रेशियो देखो, मैं अगर चार्ज की बात करता हूँ, ठीक है, चार्ज, तो भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर मुझे पता -1 होता है, तो भाई मैग्नीट्यूड लेना, प्रोटॉन पे भी 1 होता है +1, न्यूट्रॉन पे 0 और अल्फा पार्टिकल पे 2 होता है प्लस। ठीक है, और मास की बात करूं अगर मैं, इसका होता है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। प्रोटॉन का कितना होता है, अराउंड 2000 होता है, एग्जैक्ट बेटा अराउंड ये होता है 1840 टाइम्स। इसका भी लगभग सेम होता है तो मैं सेम ही ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का कितना है 1480 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब बेटा तुम देखो, मुझे बताओ इन सब में सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी आएगी, क्योंकि जीरो, जीरो डिवाइड बाय ये, तो इसकी तो सबसे कम हो जाएगी। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद देखो अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूं, रेशियो लूंगा अगर, ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूं यहाँ पर, तो बेटा रेशियो देखो 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये है 1/1840, ये 1/2 इंटू 1/8, तो मतलब ये वाली वैल्यू छोटी होगी। तो न्यूट्रॉन के बाद बेटा कौन आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद न्यूट्रॉन, और सॉरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा मेरा, सबसे पहले ये आ गया, फिर उसके बाद ये, फिर ये, और फिर मेरा ये हो जाएगा। तो 67 में मेरा ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा, टी। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, 67 में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आगे कभी भी टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 68, उसने बोल रखा है मुझे, मैं क्या आया, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया। ठीक है, तो N2 की वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है, और N1 की वैल्यू मुझे पता है 1, तो मैं वैल्यू पुट कर दूं, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस N1/2। तो बेटा ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, N2
इंटू N2 माइनस 1/2, ठीक है। उसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 10 के इक्वल। तो बेटा इसको सोल्व कर लो, N2 को मैं N ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार 2 नहीं लिखूंगा। N2 N स्क्वायर माइनस N इज इक्वल टू 20, तो N स्क्वायर माइनस N माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर N स्क्वायर माइनस 5N प्लस 4N माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो N क्या हो जाएगा, N माइनस 5 प्लस 4N माइनस 5, ठीक है। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 5 और एक N की वैल्यू माइनस 4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो N की वैल्यू 5 से। अब इसका मतलब N2 की वैल्यू बेटा क्या आ गई मेरी, 5। मुझे उसने बोला है विजिबल में बतानी है बेटा, उसने टोटल नहीं पूछा। इसका मतलब मैं 5 से आ रहा हूं, लेकिन मैं कहां जाऊंगा, 2 पर ना, क्योंकि विजिबल बतानी है। तो मैंने इनडायरेक्टली इन अ स्पेसिफिक सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, N2 माइनस जहां पर आ रहा है फॉर अ विजिबल रीजन, तो 2 की वैल्यू, तो आंसर नंबर बेटा क्या हो जाएगा, 3। बेटा उसने मेरे से विजिबल का पूछा था, बस यहां से तो N2 निकाला है, उसके बाद तो भाई N1 तो मैं 2 यूज करना है बस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, 66 देखो, उसने बोल रखा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम इज दिस। बेटा बाइंडिंग एनर्जी देखो, हीलियम वैलिड बात है, ये इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं पहले क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लूंगा इसमें से, अभी हीलियम प्लस बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए मुझे 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ी। अब मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, ठीक है, अभी हीलियम 2 प्लस बन जाएगा। मुझे बताओ, ये वाली वैल्यू तो उसने मुझे दे दी, ये वाली, ये मैं निकाल भी नहीं सकता था। अब ये बेटा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसके लिए तुम्हें निकालना आता है ना, कैसे निकालते हैं इसकी एनर्जी, मतलब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं, मान लो x आ रही है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, इसको और इसको, तो मेरी टोटल एनर्जी आ जाएगी। मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी खर्च की, बस हो गया क्वेश्चन। तो देखो भाई अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपल है, वैल्यू पुट कर देनी है। हीलियम प्लस से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, मतलब वो तो फर्स्ट में ही होगा। तो भाई तुम मुझे बताओ, यहां से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैंने सिखा रखा है आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा 13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर, ठीक है। निकालना तो फर्स्ट शेल से ही है, बाय एन स्क्वायर भी होता है, एन की वैल्यू तो 1 है, तो बेटा कितना बन जाएगा 13.6, हीलियम का क्या होता है 2 का स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको और इसको ऐड कर दो, तो बेटा वो कितना बन जाएगा 79, मतलब मुझे टोटल इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है भाई, ठीक है, क्योंकि हम ये वाली वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते थे, वो तो गिवन है, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज नहीं है और इसको हमें निकालना भी नहीं आता। तो उसने बस पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दे दी, बाइंडिंग एनर्जी बोल के, ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 70, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 70 में आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट में गिवन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो मुझे E1 गिवन है 2.18 इंटू 10⁻18, ठीक है। यहाँ पर मेरा N1 N भी 1 है और Z भी 1 है, इसका मतलब मुझे E1 की वैल्यू मिल गई, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। बेटा ये जूल में वैसे भी ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब उसने देखो, अगर मुझे हीलियम में बताना है, वो भी सेकंड में, तो बेटा देखो ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, जैसे वहां पर 0.529 तो कांस्टेंट रहता है ना, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो ये जूल वाली वैल्यू होती है, ग्राउंड स्टेट वाली तो सेम रहेगी। 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू बेटा क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जेड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो भाई ये तो वापस से वही वही वाली वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। लेकिन उसने बोला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो माइनस होगी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी पूछता तो प्लस हो जाती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 71, इक्विवेलेंट वेट, बेटा देखो Fe2O3 है, उसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2Fe3 प्लस 3O2 माइनस, ठीक है। उसने मेरे से Fe का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो Fe का इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या हो गया, उसका मोलर मास बाय उसका चार्ज, ठीक है, मोलर मास होता है 56 बाय चार्ज है इसमें 3, तो 18.6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखो, 72 में देखो, द ऑक्साइड डेट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो बेटा कैन नॉट एक्ट, भाई रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैं अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। बेटा यहाँ पर देखो CO2 मिनिमम में भी नहीं हूं अगर, तो भाई मैं अपनी मैक्सिमम में नहीं होना चाहिए, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। मैक्सिमम वाला तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बेटा CO2 में कार्बन अपनी मैक्सिमम में, तो भाई उसके बस का ही नहीं है अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करना, ठीक है, क्योंकि बीच वाले भी रिड्यूसिंग एजेंट तो एक्ट कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम वाला कभी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा, क्वेश्चन नंबर ये 73, हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ दिस आर न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस। बेटा देखो कुछ भी नहीं है, एन इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस को एन इक्विवेलेंट ऑफ
K2Cr2O7 करना है। इतने सिंपल क्वेश्चन है, 1000 बार करा दिया ऐसे क्वेश्चंस, तो इनमें तो अब तुम्हें बहुत स्पीड हो जानी चाहिए बेटा। मिलीग्राम बोला उसमें, ठीक है। तो मुझे पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एक होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास विच विल इक्वल टू एन इक्विवेलेंट ऑफ K2। कितने दे रखा है उसने, 1 ml इंटू 0.1055, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर मेरे मिली इक्विवेलेंट आएंगे, तो यहाँ पर भी अगर मैं W निकालूंगा मिलीग्राम आएगा, और पूछा है मिलीग्राम में, ठीक है। तो बेटा Fe2+ का अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना तो निकाल लोगे, ठीक है। तो 56 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं एन इक्विवेलेंट ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखो Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, तो एन फैक्टर तो क्या होएगा 1, तो इक्विवेलेंट वेट तो उसके बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट तो 56 ही हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 0.1055। तो आंसर नंबर बेटा क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है। इन द रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट बताना है इसका, बेटा ये तो 1000 बार करा दिया। इसका एन फैक्टर का चेंज, एन फैक्टर निकालो, ठीक है। ये तो तुम्हें याद ही हो चुका होगा। इसका एन फैक्टर 74 में, ठीक है, 1 नहीं होता एन फैक्टर, तो बताने की भी जरूरत नहीं कैसे निकालते हैं, देख लो यार। फिर भी यहाँ पर ये +2 है, निकाल लो, और यहाँ पर ये +2.5 है, तो बेटा चेंज कितने का हो रहा है, चेंज हो रहा है 0.5 का, ठीक है, 0.5 का चेंज। और एक मोलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो 0.5 इंटू 2 बेटा कितना हो जाएगा 1, तो एन फैक्टर 1, ठीक है। अब तो ये तुम्हें सीधा हो जाना चाहिए, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर 1, तो इसी ऑप्शन में। उसके बाद बेटा देखो 75, ठीक है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन नंबर 75। इन द रिएक्शन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ V2O5 निकालना है, ठीक है। देखो इसका पूछा हुआ उसने, तो यहाँ पर देखो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने +5 में, ठीक है, और ये कितने में है, +2 में। चेंज कितने का आ रहा है बेटा, चेंज आ रहा है 3 का, ठीक है। एक मोलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो 3 इंटू 2 बेटा कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर बेटा सी हो जाएगा, ठीक है भाई। सबको क्लियर है इतनी बात। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस, भाई ये तो भाई तुम्हें पता ही है, इसका एन फैक्टर बेटा 6 होता है, तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर 6 आना चाहिए था, मोलर वेट बाय 6, कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो गया, ठीक है बेटा। डिवाइड बाय 6 होना था, इक्विवेलेंट वेट 6 हो, वो एन फैक्टर 6 होता है, तुम्हें पता ही है, ये तो याद ही हो चुका होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन। अरे यार ये भी तो याद होगा, चेंज कितने का, 1 का, एक मोलिक्यूल में एटम है 2, तो मोलिकुलर वेट बाय 2, ठीक है। ये तो टुच्चे क्वेश्चन है, तो तुमने सबने कर ही लिए होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, कुछ भी नहीं है, मोलैरिटी होता है n बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, 2 इंटू 0.15, ठीक है, 1 मोल आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखो क्वेश्चन नंबर है 79, इन एल्कलाइन कंडीशन द इक्विवेलेंट वेट। बेटा देखो इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हो, देखो यहाँ पर ये +7 से +6 में जा रहा है, तो चेंज कितने का, 1 का, एक मोलिक्यूल में एक ही एटम है, तो बेटा यहाँ एन फैक्टर 1, तो मोलिकुलर वेट वही आ जाएगा जो उसका मोलर मास होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 80 की बात करता हूँ, 80 की, ठीक है। 80 की अगर मैं बात करूँ, व्हाट वेट ऑफ HNO3 इज नीडेड टू कन्वर्ट 5 ग्राम इनटू दिस। देखो उसने मुझे बोल रखा है HNO3, मुझे I2 को HiO3 में लेके जाना है, मतलब 0 से प्लस मैं 5 में जा रहा हूँ, ठीक है। एन फैक्टर बता दो इसका, एन फैक्टर कितना होगा भाई, एन फैक्टर हो जाएगा बेटा इसका 10, ठीक है। 5 का चेंज है, और यहाँ पर बेटा कितने, एक मोलिक्यूल में तो 10 हो गया। उसने बोला हुआ कितना HNO3 इज नीडेड, ठीक है, तो 5 ग्राम है, तो एन इक्विवेलेंट को बराबर करना है बस, एन इक्विवेलेंट ऑफ HNO3, और कुछ तो होता ही नहीं इसके अंदर, एन इक्विवेलेंट को बराबर करना होता है I2। HNO3 को बेटा NO में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है, HNO3 को किस में कन्वर्ट करना है, NO में। तो भाई यहाँ पर देखो +5 से बेटा मैं कहाँ जा रहा हूँ, +2 में, ठीक है, +5 से +2, तो एन फैक्टर 3 हो गया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, यही लगा दो, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इधर I2 का पुट कर देना, ठीक है, मैं 2 लिख देता हूँ, और इधर इसका पुट कर देना, ठीक है। व्हाट वेट ऑफ HNO3, HNO3 का वेट निकालना है बेटा, इक्विवेलेंट वेट बेटा इसका क्या होगा HNO3 का, ठीक है, मोलर मास बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर तुम्हें पता है भाई कितना होगा इसके अंदर, अभी हमने निकाला था 3, ठीक है, और 5 ग्राम ये है। I2 का मोलर मास बेटा तुम्हें पता ही है कितना होता है, ठीक है, 127 इंटू 2 कर दो 254, ठीक है, डिवाइड बाय एन फैक्टर 10, ठीक है। ये तुम्हें वैल्यूज पता है, पुट कर देना, यहाँ से W1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा, ट्राई कर लेना, हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सोल्व करने पर। अगला क्वेश्चन है 81, उसने बोला हुआ है 4 मोल इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड। देखो HNO3 को ऑक्सीडेंट की तरह ट्रीट किया है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेंट है, सॉरी, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। तो मैं +5 में था, तो मैं क्या करूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करूंगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन,
तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैं +1 में जाऊंगा, तो देख लो कौन से ऑप्शन में +1 है, तो ऑप्शन नंबर बी में है +1। ठीक है भाई। उसके बाद हाउ मेनी लीटर रिड्यूस बाय दिस, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं बस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एक ही कंसेप्ट चलता है बस इसमें तो। 0.5, ठीक है, इनटू बेटा क्या हो जाएगा, उसके वॉल्यूम कितने गिवन है नहीं पता, यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 2, तो वॉल्यूम बेटा क्या आ जाएगा 4/0.5, ठीक है, ये ऊपर चला गया 10, तो बेटा ये 8 लीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो 83, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन, ठीक है, बाय 1 मोल ऑफ Mn, ठीक है, तो सिंपल है, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सलेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4-, ठीक है, तो बेटा उसने बोला होगा कितने मोल्स ऑफ ऑक्सलेट बाय 1 मोल, तो मुझे मोल्स निकालने हैं, ऑक्सलेट का फैक्टर बेटा 2 होता है, ठीक है, निकालना आता है ना, C2O4 2- से CO2 में जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो +3 से +4, तो एन फैक्ट चेंज 1 का और 2 है, ठीक है, और 1 मोल है और यहाँ 5, तो बेटा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5, तो ऑप्शन नंबर 83 का क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, सॉरी 5/2, ठीक है, एन की वैल्यू सॉरी 5/2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी मेरी 5/2, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखो सारे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सिंपल है, सेम बात हो गई, कितने वॉल्यूम ऑफ दिस इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज इतने mg, वही बात हो गई, 0.1 मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 100 mg है, ठीक है, तो भाई 100 mg है, तो भाई गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, यहाँ मोलर मास बाय एन फैक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम मेरी ml में आएगी डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने मिलीग्राम लिया है, ध्यान रखना इसका एन फैक्टर बेटा 3 होता है, मैंने तुम्हें इसका स्पेशल केस में करवाया था, ठीक है, यहाँ पर क्या करना होता है एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2 करके करना होता है, ठीक है, तो वहां से 3 आ जाता है, नोट्स में है तुम्हारे, देख लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85, इन द रिडक्शन ऑफ डाइक्रोमेट, ठीक है, अब देखो डाइक्रोमेट का रिडक्शन हो रहा है, तो Cr2O7 2- से Cr3+ में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा +6 से +3 में जा रहा है, तो अगर बोले एक क्रोमियम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, देखो एक क्रोमियम की बात करूं +6 से +3, तो एक क्रोमियम के लिए बेटा 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, हाउ मेनी रिंग्स, फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला दे रखा है कितने रिंग्स और हो सकते हैं बेटा, इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लो या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, तो 6 + 1 -10/2, ठीक है, तो 7 - 5 बेटा 2 आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, निकालना सिखा रखा है तुम्हें, ठीक है, कर लोगे अभी। कंडेंस्ड फॉर्म बोला उसने, कंडेंस, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी है बस, कंडेंस सीधा आंसर था। होमोसाइक्लिक, बेटा होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं, जिसके अंदर मेरा सिर्फ कार्बन हो, ठीक है, और रिंग हो, तो ये हो जाएगा ये, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, समझ रहे हो, ये तो मतलब मैंने बताया ऑप्शन से, ये तो हेट्रो वाला हो गया, ठीक है, तो ए और बी, तो ऑप्शन नंबर डी। 89 बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो क्या होता है, जिसके अंदर 2 कार्बन कॉमन हो, बेटा देख लो इसके अंदर मेरे, इसमें भी 2 कार्बन कॉमन है 2 रिंग्स पे, इसमें भी और इसमें भी, तो ऑल ऑफ दीज, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है 1 2, ये कौन सा हो गया एसिड, ये कीटोन, ये अल्कोहल और ये एल्डिहाइड, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद है सारे क्वेश्चन सबको समझ आ गए, अब इन क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करो और मुझे सेंड करना है सबने, ठीक है, सारे बच्चे मुझे सेंड करेंगे ये क्वेश्चंस को ट्राई करके, जिनसे जो भी क्वेश्चन नहीं हुए थे।